Hi everyone, welcome to part 6 of Overview of Credit Management. Today we are going to discuss very important topic जिसकी एग्जाम में बहुत अच्छी रेलेवेंस है, इवन आपको वहां से क्वेश्चन मिल ही सकता है. द टॉपिक इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. फर्स्टली वी हैव टू चेक कि कौन सी ऐसी एंटरप्राइज होगी या फर्म होगी जिसको हम इस कैटेगरी के अंदर पुट करेंगे. दैट इज टाइप ऑफ एंटरप्राइज हमारे पास तीन है: माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. अब ऑब्वियसली हम किस लिए बात कर रहे हैं, क्यों एक कंपनी या फिर एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इस कैटेगरी में लाना चाहेगी? बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एंड वो हम आगे देखने भी वाले हैं. इन रिस्पेक्ट टू लोन आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया देखे जाते हैं. फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट, जहां पर आप क्या देखोगे, इफ अ कंपनी वुड बी कैटेगराइज इनटू माइक्रो, अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 1 CR. अभी देखेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो होता है, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट चेक करनी है दैट इज 1 CR के अंडर होगी, देन इट विल बी क्लासिफाइड इनटू माइक्रो. एंड इफ द इन्वेस्टमेंट इज बिलो 10 CR, देन इट विल बी कैटेगराइज अंडर स्मॉल कैटेगरी. एंड अगर वो 50 CR की इन्वेस्टमेंट से कम कर रही है, देन इट वुड बी कैटेगराइज अंडर मीडियम एंटरप्राइज, उसको माना जाएगा. एंड सिमिलर इज द टर्नओवर क्राइटेरिया भी आपको चेक करना पड़ेगा. अब आप एक चीज याद रख सकते हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट को अगर आपने याद रख लिया दैट इज 1 CR, 10 CR एंड 50 CR, तो डायरेक्टली आपको जस्ट इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास टर्नओवर का क्राइटेरिया आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर एज सच याद करने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर. बट आप 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी 5 CR, 50 CR एंड आपका 250 CR हो जाएगा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट. तो जस्ट आप इन्वेस्टमेंट को जरूर याद रखो कि 1 CR, 10 CR एंड 50 CR होना चाहिए. अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, एंड एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाटा की बात करते हैं, टाटा इज अ बिग कंपनी जिसके अंदर बहुत सारी फर्दर कंपनीज भी आती हैं. एंड वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पर जो ओनर है दैट इज रतन टाटा. एंड नाउ अब आपको देखना है यहाँ पर टाटा स्टील भी आएगी, टाटा मोटर्स भी आएगी एंड टाटा टी भी आ सकती है. तो बहुत सारी सेपरेट कंपनीज हो सकती है, सेपरेट फर्म्स हो सकती है, सब्सिडरीज हो सकती है. अब अगर हम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया देख रहे हैं सो हमें ये देखना है कि अगर मेरे पास यहाँ पर टाटा मोटर्स नाम की एक कंपनी है, उसका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्राइटेरिया देखूं, या फिर मैं एज पर जो प्रमोटर है उनके रतन टाटा, उनका क्राइटेरिया चेक करूं. और फॉर एग्जांपल अगर रतन टाटा का क्राइटेरिया यहाँ पर 50 CR से ऊपर हो जाता है, या फिर जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया वो फॉलो करता है फॉर इन्वेस्टमेंट उसको, तो फिर उनके बेसिस पे मैं ये डिसाइड करूं कि पूरा टाटा ग्रुप जो है वो एमएसएमई आएगा या नहीं आएगा, वो बाहर हो जाएगा उस कैटेगरी से. तो नहीं, आपको क्या चेक करना है, इट शुड बी चेक्ड एज पर एंटिटी आप चेक करोगे एंड नॉट एज पर प्रमोटर. आपको चेक करना है, मतलब पर्टिकुलरली टाटा मोटर के लिए आप इन्वेस्टमेंट चेक करोगे, टर्नओवर चेक करोगे, देन यू वुड गो टू टाटा टी, उनका चेक करोगे, देन आप टाटा स्टील पे आओगे, उनका चेक करोगे. सो दिस इज फॉर दीज लिमिट्स आर फॉर पर्टिकुलर एंटिटी एंड नॉट एज पर प्रमोटर. यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, तो आपको बिजनेस एंटिटीज को ही यहाँ पर क्या देखना है, अल्टीमेटली अपने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्राइटेरिया दे हैव टू चेक. नेक्स्ट, अब ओरिजिनल कोस्ट कंसेप्ट यहाँ पर कैलकुलेट होता था फॉर इन्वेस्टमेंट. अगर आपको चेक करनी है, फॉर एग्जांपल आज अगर आप कोई भी प्लांट एंड मशीनरी लेके आए, लैंड लेके आए, बिल्डिंग लेके आए, दैट वुड हैव सर्टेन ओरिजिनल कोस्ट होगी. उसी के बेसिस पे डिसाइड होता था कि इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है. बट फ्रॉम रिसेंट ईयर्स अभी क्या होता है कि जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो उसके अंदर जो भी चीजें आप मेंशन करते हो, प्रीवियस ईयर की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, वहां पर ऑटोमेटिकली उसी के थ्रू कैलकुलेट होगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर लैंड करोगे, वेदर यू वुड बी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल करी है. अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक डाउट आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ही मेरी कंपनी को स्टार्ट किया, रिसेंटली स्टार्ट हुई है, एंड उसकी इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल ही नहीं करी, तो उसको मैं माइक्रो के अंदर मानूं या स्मॉल के अंदर उसको मानूं, या फिर मैं उसको मीडियम की तरह ट्रीट करूं. तो यहाँ पर क्या बोला गया, इन केस ऑफ ए न्यू एंटरप्राइज जहां पर कोई भी प्रायर आइडिया अवेलेबल है ही नहीं, देन यू कैन सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो आप एज पर द प्रमोटर. फॉर एग्जांपल रतन टाटा यहाँ पर जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, फॉर एग्जांपल वो माइक्रो में चाहते हैं, स्मॉल में, मीडियम में, यू कैन डिक्लेयर एज पर योर सेल्फ डिक्लेरेशन. उसके बाद फॉर एग्जांपल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट ईयर के एंड पे आईटीआर फिल करोगे, तो ऑब्वियसली उसके थ्रू फिर पता चल जाएगा कि आप माइक्रो में आ रहे हो, स्मॉल में आ रहे हो, या फिर मीडियम आ रहे हो. बट फॉर द फर्स्ट ईयर यू कैन सेल्फ डिक्लेयर योरसेल्फ कि आप माइक्रो में आना चाहते हो, स्मॉल में और मीडियम में. अब ऑब्वियसली हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कॉमन गाइडलाइंस है. फॉर एग्जाम्पल हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए भी कुछ गाइडलाइंस देखी थी, जहाँ पर ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको हम क्या कर रहे थे, सॉल्व आउट कर रहे थे, या फिर कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे थे टू द प्राइवेट सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. अब ऑब्वियसली जब हम एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये कौन है, ऑब्वियसली जहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, और इन लोगों के पास फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा सेम ही रहेगा, इश्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट रहेगा ऑफ लोन एप्लीकेशन टू एमएसएमई ब्रोअर्स. ऑब्वियसली इनको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, सब चीजें ये ट्रैक कर सकते हैं, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, क्या इनका प्रोसेस चल रहा है लोन एप्लीकेशन का, वेदर इट इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, एंड रीजन इनको पता होना चाहिए. तो यहाँ पर एमएसएमई जो ब्रोअर्स हैं विच आर गोइंग फॉर लोन, उनको एक रनिंग सीरियल नंबर मिलेगा, उनको ई ट्रैकिंग
कर सकते हैं वो कहाँ पर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ लोन एप्लीकेशंस के पास एक ऑनलाइन सबमिशन होनी चाहिए लोन एप्लीकेशंस की, जिसको वो फिर प्रॉपरली क्या कर पाएंगे, ट्रैक भी कर पाएंगे। नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम वुड बी द कोलेटरल, क्योंकि ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस है, इट कुड बी पॉसिबल कि इनके पास एज सच कुछ कोलेटरल के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, बैंक्स आर मैंडेटेड कि इनको कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है फॉर गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ लोन, जिसका लोन अमाउंट क्या है, 10 लाख तक का है। मतलब 10 लाख तक का लोन आप ले सकते हो विदाउट एनी कोलेट्रल। और एक चीज और बेनिफिट प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल अगर कुछ एमएसएमईज है जिनके कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, तो उस केस के अंदर फॉर एग्जांपल दिस लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 25 लाख तक का भी आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो विदाउट एनी कोलेट्रल। अब ये कौन सी स्कीम के अंडर आता है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर ये आता है, जिसमें आपको बिना किसी कोलेट्रल के लोन मिल जाएगा ऑन द लिमिट ऑफ 10 लाख। जो मैंडेटरी लिमिट है विच इज सेट फॉर ऑल, वहां पर वो 10 लाख के लिए 10 लाख का तो आपको मिल ही जाएगा। बट इफ यू आर योर फाइनेंशियल पोजीशन इज वेरी मच गुड, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, तो उसके बेसिस पे आपको 25 लाख तक भी ये लिमिट क्या हो सकती है, एक्सीड हो सकती है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोजिट लोन। अब फॉर एग्जाम्पल आप सोच के चलो, अगर आज आपको पर्सनली भी विजिट करना है बैंक और आपको लोन चाहिए, तो यू नीड टू टेल द पर्पस टू द बैंक कि आपको होम लोन चाहिए, आपको एजुकेशन लोन चाहिए, आपको पर्सनल लोन चाहिए, आपको पर्पस बताना पड़ता है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे लोन्स एक साथ मिल जाएंगे, बट यहाँ पर ये फैसिलिटी कॉम्पोजिट लोन मीन्स कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लोन्स मिल जाता है एक साथ विद इन अ सिंगल विंडो। फॉर एग्जांपल अगर आपको होम लोन चाहिए तो आप होम लोन के लिए अप्लाई करोगे, उसकी फीस अलग पे करोगे, उसका इंटरेस्ट, उसके चार्जेस सब अलग होंगे। एंड सेम गोज फॉर द पर्सनल लोन अगर आप वहां पर लेते हो। बट यहाँ पर फॉर एमएसएमई क्या किया, कंपोजिट लोन आप ले सकते हो फॉर अ लिमिट ऑफ 1 CR सैंक्शन हो जाएगा आपको बैंक के थ्रू एमएससी एंटरप्रेन्योर्स को। कैसे, चाहे वो फिर वर्किंग कैपिटल लोन है, फॉर एग्जांपल अगर उनको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, करंट एसेट्स को मैनेज करने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल लोन भी ले सकते हैं विद दैट टर्म लोन फॉर एग्जांपल, जो कि लॉन्गर पर्पस के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ये दोनों लोन्स आप क्या कर पाओगे, कंबाइन ले सकोगे विद अ सिंगल विंडो, मतलब आपको एक ही एप्लीकेशन फाइल करनी है एंड आपको कंपोजिट लोन मिल जाएगा। फिर आप इस अमाउंट को कहीं भी यूज कर सकते हो फॉर योर डे टू डे ऑपरेशंस एज वेल एज योर फिक्स्ड एसेट के लिए, अगर आपको परचेज करनी है तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी अगर आपको मिलती है। वी नो कि जो एमएसएमई होती है वो टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होता है, सो दे आर ऑल्सो गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडी भी उनको मिलेगी, जो कितनी होगी, विच वुड बी 15% अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी मिलेगी उनको, अप टू अ मैक्सिमम कैपिटल ऑफ 15 लाख तक मिलेगी। मतलब सबसे पहले आपको 15% चेक करना है, अगर वो 15% है तो वो उतना मिल जाएगा। अदरवाइज अगर वो 15 लाख से ज्यादा जा रहा है देन आपको मैक्सिमम लिमिट कितनी है, दैट वुड बी 15 लाख। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 CR का एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको 1 CR की कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है, तो आपको यहाँ पर अगर आप 15% कैलकुलेट करोगे दैट वुड बी 15 लाख, तो दोनों सिचुएशन सेम होगी। बट इफ यू आर गोइंग फॉर 2 CR ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो उस केस के अंदर अगर आप 15% कैलकुलेट करोगे दैट वुड बी 30 लाख। और 30 लाख की आपको कैपिटल सब्सिडी यहाँ पर नहीं मिलेगी, यू वुड ओनली गेट 15 लाख, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है तो आपको 15 लाख की ही सब्सिडी मिलेगी। एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली जो बाकी का अमाउंट है, विच मीन्स 2 CR में से 15 लाख तो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी, एंड अदर जो 1.8 CR है वो आपकी पॉकेट से आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। सो आई होप दिस वाज सिंपलर। नेक्स्ट वी हैव कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, व्हाट इज द मैंडेटेड लिमिट अप टू बैंक्स विच शुड नॉट एक्सेप्ट कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन एक्सटेंडेड टू यूनिट्स इन एमएसई सेक्टर में, अगर आप लोन दे रहे हो तो कितने लिमिट तक आपको कोलेटरल नहीं करना है, विच इज द मैंडेटेड लिमिट। तो आई होप आप मैंडेटेड लिमिट को बता पाओगे, बिकॉज वी हैव स्टडीड टू लिमिट्स, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख। यू कैन राइट डाउन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।